ओके, सो वील गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक टुडे। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में, इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन हमने कल स्टार्ट किए थे। उसमें पहला एप्लीकेशन था व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो जब भी एक सर्कुलर ट्रैक होता है, मतलब रोड पे टर्न आता है, तो उस केस में जो गाड़ी है वो क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा था? सेंट्रीपिटल। उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया था? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² r इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस mg। तो अगर आपको याद होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² r इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस mg। तो इस केस में mm हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया v² इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो v आ गया अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इसको हमने बोला था मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। क्या बोला था इसको? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। अब इसको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि स्पीड ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन की वैल्यू पे। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब क्या होगा कि टर्न लेना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको गाड़ी को टर्न करवाना है तो आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये होता है टायर और रोड के सरफेस में। तो अगर आपकी गाड़ी का टायर पुराना हो गया, मतलब वहां पे फ्रिक्शन कम हो गया, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विथ विच यू कैन टेक अ टर्न ये हो जाएगा बहुत कम। तो प्रॉब्लम ये था कि हम कंप्लीटली फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए हमने क्या किया, जहां पे टर्न आएगा, जब तक रोड सीधा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे टर्न आया वहां पे हमने रोड के आउटर सरफेस को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? बैंकिंग ऑफ रोड। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर सरफेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स। और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हो एंगल ऑफ बैंकिंग। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर सरफेस of road with respect to inner surface is called as banking, and the angle made by the surface of road with respect to horizontal is called as angle of banking. अब ये बैंकिंग करने से क्या हुआ? तो बैंकिंग करने से ये हुआ था, इफ यू रिमेंबर, ये गाड़ी है, एंड बाय द वे डायरेक्शंस यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये व्हीकल, ये पहली बात तो रोड से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है। रिमेंबर दिस। अब बैंकिंग क्यों किया हमने? बैंकिंग करने से क्या हो गया? बैंकिंग करने से सबसे पहले ये है mg, मतलब वेट ऑफ द व्हीकल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन n। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अगर वे गाड़ी ये सरफेस पे है तो गाड़ी किस पे फोर्स लगा रहा है? रोड के सरफेस पे। वो एक्शन है। एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो सरफेस क्या लगाएगा? रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते थे हम लोग? क्योंकि एंगल कितना बनता है? 90। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर? गुड। फिर हमने नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स किए थे, अगर आपको याद है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, रिपीट तो करने वाले हैं हम लोग, रिपीट कर ही रहे हैं। इनफैक्ट इस लाइन को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर लिया ऊपर की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आता है? थीटा। तो ये जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट यहां पे जाएगा, इसको क्या बोला था आपने? n cos थीटा। और ये क्या है? n sin थीटा। तो ये जो n cos थीटा कंपोनेंट है, इसने किसको बैलेंस कर दिया? किसको बैलेंस कर दिया? mg को। तो n cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया? mg, इक्वेशन नंबर 1। और n sin थीटा, रिमेंबर, ये हमने बैंकिंग सिर्फ टर्न पे किया, जहां पे टर्न आया। तो तुमने जब रोड के आउटर एज को ऊपर उठाया है, कहां उठाया है? टर्न पे। क्यों उठाया? क्योंकि टर्न पे गाड़ी क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। तो उस टर्न का, कर्वेचर का एक सेंटर होगा, राइट? तो जहां पे टर्न आया रोड पे, इसका एक सेंटर होगा, राइट? तो ये जो n sin थीटा है, पता है कहां पे पॉइंट कर रहा है? ये यहां पे पॉइंट कर रहा है।
और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो गाड़ी हो, अगर उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो कौन सा फोर्स चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल। करेक्ट। सेंट्रीपिटल कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स है? एन साइन थीटा। मतलब एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में एन साइन थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन 2। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया था। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। एम बी स्क्वायर बाय आर कितना है? एन साइन थीटा। और एम जी कितना है? एन कॉस थीटा। वेरी गुड। एम एम एन एन कैंसल, तो क्या मिल गया था यहाँ से? वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू टेन थीटा। तो वी स्क्वायर क्या आ गया? आर जी टेन थीटा। तो यहाँ से v मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और अगर आपको याद होगा, इसको हमने बोला था मोस्ट सेफ स्पीड। इसको मोस्ट सेफ स्पीड बोलने के पीछे एक रीजन है। देखो, जब तक हमने बैंकिंग किया नहीं तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया था? फ्रिक्शन ने। किसने? फ्रिक्शन ने। और अगर आपको याद है, अभी मैंने रिवाइज भी किया, तो इस केस में इफ यू रिमेंबर, वी स्क्वायर क्या आ गया था आपका? म्यू एस आर जी। तो वी क्या आ गया था? अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ऐसा आया था ना? इस केस में आपका जो स्पीड है, जब आप टर्न लोगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब आप टर्न ले ही नहीं सकते। लेने की कोशिश की, गए, गाड़ी स्लिप हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग करने से क्या हुआ? पिछले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन सिर्फ बैंकिंग करने से सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? एन साइन थीटा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो स्पीड ये फ्रिक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब अगर गाड़ी का स्पीड गाड़ी का फ्रिक्शन, टायर और रोड के साथ में फ्रिक्शन 0 हो भी गया तो फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आर पे, जी पे और टैन थीटा पे। फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या ये? नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। इवन इफ फ्रिक्शन इज 0, फ्रिक्शन 0 भी हो गया तो भी इस स्पीड के साथ आप गाड़ी को टर्न करवा सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। है क्लियर? गुड। इसके बाद हमने क्या देखा था कल? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने कि मान लो ये मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर है, मान लो। तो जब हम लोग टर्न लेते हैं, हम क्या 72 किलोमीटर पर आवर पे चलेंगे? क्या नहीं। मतलब हम हमेशा मोस्ट सेफ स्पीड पे ही चलाएंगे गाड़ी? नहीं। तो हमारा जो गाड़ी का स्पीड है वो मोस्ट सेफ स्पीड से कम भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम लोगों ने स्पीड लिमिट्स फाइंड किए थे। हमने पहले फाइंड किया था लोअर स्पीड लिमिट। अभी लोअर स्पीड लिमिट का मतलब क्या है वो भी समझ लो। देखो, ऐसा है, टर्न आया, आपको गाड़ी को टर्न करवाना है, लेकिन आपकी गाड़ी का जो स्पीड है वो मोस्ट सेफ स्पीड से कम है। तो कितना कम हो सकता है? अगर तुम एकदम ही कम करने लग गए तो गाड़ी ना वो टर्न नहीं लेगा। गाड़ी टर्न लेने की जगह पे रोड के इनर सरफेस के इनर एज की तरफ आ जाएगा। इमेजिन गाड़ी चला रहा हूं मैं, बीच में डिवाइडर है, दूसरी साइड से भी रोड है, और मेरे गाड़ी का स्पीड कम है टर्न पे, तो मैं सीधा डिवाइडर के अंदर। इसका मतलब हम मोस्ट सेफ स्पीड से कम स्पीड पे जा सकते हैं, लेकिन कितने कम पे? तो उसका लिमिट है। तो हमको फाइंड करना है लोअर स्पीड लिमिट। तो इसमें अब डिफरेंस क्या आएगा? देखो, अभी कुछ चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। ये था हॉरिजॉन्टल रोड, टर्न आया, हमने कर दिया बैंकिंग, ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे था व्हीकल, गाड़ी कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ, ऐसा है। ओके, देन यहाँ पे था, नीचे की तरफ कौन था? एम जी। गुड। यहाँ पे है आपका नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन था एन।
यहाँ पे n का कौन सा कंपोनेंट आया था, n साइन, तो ये था n साइन थीटा। यहाँ पे कौन आया था, n कॉस थीटा। इतना तो रहेगा, इतना तो हमेशा रहेगा। अब इसके आगे अब ऐसा है, अगर गाड़ी का स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड से कम हो गया तो गाड़ी रोड के इनर सरफेस की तरफ ड्रिफ्ट होता है। कहाँ पे, अंदर की तरफ। मतलब ये जो गाड़ी है ये नीचे की तरफ आने लगेगा ना, या ये इनर है। अगर आप गाड़ी का स्पीड बहुत ही कम रख रहे हो, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना, गाड़ी चलाते चलाते टर्न पे स्पीड बहुत ही कम कर दी, तो तुम रोड के बाहर जाते हो कि रोड के अंदर जाते हो, अंदर। तो गाड़ी कहाँ जा रही है, रोड के अंदर ड्रिफ्ट हो रही है। रोड के अंदर ड्रिफ्ट होगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो मोशन को क्या होता है, अपोजिट। इसका मतलब व्हीकल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ होगा। तो याद रखना, फ्रिक्शन इज आउटवर्ड्स। ये आ गया फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर अगर आपको याद है, जो याद होना चाहिए, हमने फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स किए थे। हमने बोला था कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है। क्यों थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वेरी गुड। तो ये हो गया एफ एस। एफ एस कौन सा कंपोनेंट, कॉस, तो एफ एस कॉस थीटा। और ये था एफ एस साइन थीटा। वेरी गुड, ओके। तो यहां पे आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस भी बताया था कि इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 हमेशा होता है वेट mg को किसने बैलेंस किया। तो वेट mg को किसने किसने बैलेंस किया, n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। तो n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इसने बैलेंस कर दिया mg को। इक्वेशन नंबर बन गया 1। दूसरा इक्वेशन होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कर दिया। पहली बात समझ लो, सेंटर इस तरफ है, और अगर मैं बोल रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स कहां होना चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर कौन है, अवे कौन है, तो टुवर्ड्स सेंटर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, इन दोनों ने मिलके क्या कर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन मैं वी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने वी किसके लिए यूज किया है, मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। इसको क्या बोल देंगे, v1। उसके बाद क्या किया था हमने, इन दोनों को डिवाइड। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो, तो एम वी वन स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। हो गया, एम एम कैंसल कैंसल, तो क्या आ गया, वी वन स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस, मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। इसके बाद क्या किया था हमने, एन कॉस कॉमन निकाल के कैंसल, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से एन कॉस को निकाल लेंगे कॉमन। देखो यहाँ पे एन है, एन कॉमन आ गया, यहाँ पे कॉस है क्या, नहीं, लेकिन मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस, क्योंकि एन कॉस थीटा कॉमन आ गया, अपॉन एन कॉस थीटा डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया कैंसल, तो आपको मिल गया वी वन स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो यहां से मिल जाएगा वी वन स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो ये v1 अगर आपको चाहिए तो अंडर रूट ऑफ
क्लियर? ये था लोअर स्पीड लिमिट। और मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई कैसे करते हैं कि जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है वो सही है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मैं जीरो कर दूं, करके देख लो, म्यू एस की वैल्यू जीरो हो गई तो न्यूमरेटर का सेकेंड टर्म जीरो हो गया, डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म जीरो हो गया, तो क्या बचा? आर जी टैन थीटा। वो आपका था मोस्ट सेफ स्पीड। तो जब म्यू एस मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू आप जीरो करते हो तो आपको कौन सा इक्वेशन वापस मिलना चाहिए? मोस्ट सेफ स्पीड का। तब आपके इक्वेशंस करेक्ट है, नहीं तो गड़बड़ है फिर। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? इसके बाद हमने देखा था अपर स्पीड लिमिट। मतलब होता है ना कि कुछ लोग बहुत ही गाड़ी धीरे चलाते हैं, कुछ लोग बहुत ही जोर से चलाते हैं। तो अगर बहुत धीरे चला रहे हैं तो टर्न लेने के लिए मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी सीधा सीधा इनर एज के तरफ जाएगा। कुछ लोग गाड़ी बहुत फास्ट भी चलाते हैं और ज़्यादा ही फास्ट चला गया तो रोड के बाहर। तो ये याद रखना, ये रोड था, जो कुछ ज़्यादा ही स्लो चले गए वो अंदर जाएंगे, जो ज़्यादा फास्ट चले गए वो बाहर जाएंगे। तो अभी दूसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक ये था कि मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है अगर टर्न सेफली लेना है, तो उसको हम बोलते हैं अपर स्पीड लिमिट। क्या बोलते हैं उसको? अपर स्पीड लिमिट। तो अपर स्पीड लिमिट में बाकी सब डायग्राम तो सेम है, सिर्फ छोटा सा चेंज है। ये रोड था, ये रोड का बैंकिंग कर दिया, इसके ऊपर गाड़ी है, व्हीकल इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बाहर की तरफ गाड़ी आ रहा है, ऐसा है। इसके बाद यहाँ पे एज यू नो वेट mg यहाँ पे डाउनवर्ड्स रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब लगभग यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। फिर हम नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट? n cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट? n sin थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n sin थीटा, ये एंगल था थीटा। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। अब अगर गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है तो ये जो गाड़ी है ना, ये रोड के बाहर जाने लगेगा, बाहर मतलब अलोंग द इंक्लाइन बट अपवर्ड्स। तो जब गाड़ी ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? नीचे की तरफ। पिछले केस में गाड़ी कहाँ ड्रिफ्ट हो रहा था तो फ्रिक्शन कहाँ था? ऊपर। इस केस में गाड़ी कहाँ ड्रिफ्ट हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन आएगा नीचे की तरफ। तो इस केस में फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे। गुड, याद रखना। अब सिर्फ ऐसा है, अगर आपको याद होगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को ड्रॉ करते वक्त तुम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कंडीशन था कि डायरेक्शन चेंज मत करो और उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत करो। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको यहाँ की जगह पे यहाँ दिखा देता हूँ, एक ही बात है। तो ये कौन सा फ्रिक्शन था? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना है? थीटा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट आ गया? कॉस कंपोनेंट, मतलब कौन? एफ एस कॉस थीटा। और वर्टिकली डाउनवर्ड्स कौन चला गया? एफ एस साइन थीटा। फिर मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया था? सबसे पहले क्या फाइंड करो? mg को किसने बैलेंस किया? ऊपर कौन है? इज इक्वल टू नीचे कौन कौन है? mg प्लस एफ एस साइन थीटा। तो n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। इक्वेशन नंबर 1, बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे देखो सेंटर की तरफ कौन से दो फोर्सेस है? n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, इन दोनों ने मिलकर क्या प्रोवाइड कर दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? V2, क्योंकि V था मोस्ट सेफ स्पीड, V1 था लोअर लिमिट, V2 क्या है? अपर लिमिट। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या प्रोसेस था? इक्वेशन नंबर 2 को किसके साथ डिवाइड करना चाहिए? 1 के साथ। तो mv2 स्क्वायर बाय r अपॉन mg इक्वल टू
एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन 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 एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। वेरी गुड। एम एम कैंसल, v2 स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू गुड एन साइन थीटा प्लस एफ एस क्या है म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। फिर क्या कॉमन निकालोगे कॉस थीटा, एन कॉस थीटा कॉमन निकाल लेंगे। एन कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो पहले टर्म में क्या बचा साइन थीटा अपॉन प्लस म्यू एस अपॉन एन कॉस थीटा कॉमन निकला तो 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो v2 स्क्वायर बाय आर जी एन कॉस कैंसल तो tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू आर जी को शिफ्ट कर दिया हमने tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो v2 इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा हो गया। और मैंने आपको बताया भी था कल कि अगर आपको अपर लिमिट फाइंड करना है, देखो लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में एक ही फर्क है। लोअर लिमिट में ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है और अपर लिमिट में उल्टा है, बराबर गुड। तो यहां तक हमने कल देखा था। तो मैंने वापस एक बार रिवाइज करवा दिया आज क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो अभी आपने क्या करना चाहिए, अगर कल जाके रिवाइज नहीं किया तो आज घर पे जाके ये सारे स्टेप्स एक बार रिवाइज कर लो, डिराइव खुद से करो। एक बार खुद से करोगे ना फिर आपको पूरे साल भर याद रहेगा, राइट। तो हर दिन जितना हो रहा है उतना रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो अभी हम लोग जाएंगे आज के पहले टॉपिक पे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वेंट टू जतरा? आपने जतरा लगता है जतरा? चलो उल्टा पूछ रहा हूं, नहीं गए ऐसे कितने लोग हैं गए नहीं आज तक? नहीं गए? अरे जाना चाहिए। क्यों? एंजॉयमेंट तो होता ही है लेकिन बहुत सारा जो सर्कुलर मोशन तुम यहाँ सीख रहे हो वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। तो जतरा जैसे इवेंट में आपने मौत का कुआं ये चीज देखी होगी। क्या होता है मौत का कुआं? एक कुआं होता है उसमें एक गाड़ी क्या कर रहा होता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है मौत का कुआं। इसको सिर्फ हम लोग मौत का कुआं नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ को इंग्लिश में वॉल ऑफ डेथ भी बोलते हैं। वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ। गुड। देन जैसे मैं आपको 2-3 दिन से बता ही रहा हूं कि फिजिक्स को अगर आपको सिंपल करना है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको रटना बंद करना पड़ेगा। जो समझा है वो आपको लिखना है और क्या समझा है, और अगर जो लिखना है उससे पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ लिखना कैसे है, लेकिन पहले मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ होता क्या है वो समझ लो। वॉल ऑफ डेथ में अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो आपको एक कुएं जैसा कुछ दिखता है क्योंकि नाम में है ना वेल या फिर कुआं। और ये कुआं मतलब क्या? कुआं मतलब होता है सिलेंड्रिकल वॉल। सिलेंडर जैसा शेप दिख रहा है ना आपको ये, तो ये क्या है सिलेंड्रिकल वॉल है। इसमें गाड़ी क्या करता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। कौन सा सर्कुलर मोशन? ऐसा वाला नहीं तो फिर ये ऐसा। हम ऐसा कर ही नहीं सकता ना, नहीं तो ऐसा आया ऊपर डायरेक्ट हवा में। तो इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब इसको सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखना है। पहले तो बताना पड़ेगा कि ये वेल ऑफ डेथ क्या है। इट इज अ cylindrical wall in which
या फिर इनसाइड विच, ऑफ कोर्स इसका कुछ रेडियस होगा, मैं बोल देता हूँ ऑफ रेडियस आर। तो ये जो मौत का कुआं है इसका कुछ रेडियस है आर, तो इट इज अ सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस आर inside which क्या हो रहा है इसके अंदर, inside which सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है, अ व्हीकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। कौन सा सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हो गया, तो क्या डिफिकल्ट था लिखना, नथिंग। तो इट इज अ सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ सम रेडियस आर इन विच व्हीकल परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब जब गाड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी तो किसी एक टाइम पे, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे गाड़ी यहाँ पे होगा, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे गाड़ी पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखना पड़ेगा हमको। गाड़ी का वेट है, वेट कहाँ होता है, नीचे की तरफ, mg। अब मेरे पास ये पेन है, पेन का वेट है ना, तो वेट का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे, तो मैंने पेन को छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा, नीचे। इसका क्या है, वेट mg, कहाँ पे है, नीचे, तो गाड़ी कहाँ जाना चाहिए, नहीं जा रहा, तो कौन कौन बचा रहा है इसको नीचे जाने से। मैंने बोला था गाड़ी किसके साथ कांटेक्ट में है, सरफेस के साथ, सरफेस के कांटेक्ट में, याद रखना। तो जब भी कांटेक्ट तो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन। वेट नीचे है लेकिन गाड़ी नीचे जा नहीं रहा, तो किसने बचा लिया, फ्रिक्शन ने। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये ऊपर की तरफ है, और नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा होता है नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। गाड़ी किसके साथ कांटेक्ट में है, वॉल के साथ। वॉल पे नॉर्मल मतलब वॉल पे परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, वॉल के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, यस। तो ये कौन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो एट एनी इंस्टेंट forces acting on the vehicle are, कौन सा फोर्स था, वेट था, वेट mg, करेक्ट, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब मैं वो लिख नहीं रहा, नोट्स में है वो। दूसरा कौन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो वर्टिकली अपवर्ड्स। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम Fs से डिनोट कर देंगे। और कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, कहां पे पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन N विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। हर एक फोर्स कुछ ना कुछ रोल परफॉर्म करता है। mg को किसने बैलेंस किया, Fs ने, तो Fs बैलेंसेस mg, राइट। इसका मतलब Fs इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल रिएक्शन कहां पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। और सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स कंपलसरी होना चाहिए, सेंट्रीपिटल। तो अभी मेरे को डायग्राम देख के बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स है यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, नॉर्मल रिएक्शन ने। सिंपल, नॉर्मल रिएक्शन N provides centripetal force. तो therefore आप ऐसा लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। आगे ध्यान में, यहाँ तक 11th स्टैंडर्ड में, जिनका 11th अच्छे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ जरूरत है मैं बता दूंगा। 11th स्टैंडर्ड में आपने चैप्टर नंबर 6 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में लास्ट टॉपिक फ्रिक्शन देखा था, उसमें फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। उसमें एक फॉर्मूला था कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन,
अब ये याद रख लो, ये 11 में सीखा था तुमने। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। लेकिन हमने ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे केस में क्या आया, ये mg। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, mg लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। हमारे केस में n क्या आया, mv स्क्वायर बाय r। सही है, बराबर है ना, करेक्ट। कैंसल और कैंसल, गुड। तो यहां से तुमको मिल जाएगा आर जी अपॉन म्यू एस लेस देन और इक्वल टू वी स्क्वायर। मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गई आर जी बाय म्यू एस। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब होता है ये जो स्पीड की वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। होता है ना, आपको भी घर पे बोलते होंगे कि अगर तुम्हें 90% या उसके ऊपर मिले तो मैं गाड़ी लेके दूंगा। बोलते हैं ना पेरेंट्स, 90% या उसके ऊपर मिले तो, मतलब ये 90% क्या हो गया, तो ये v की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो v की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। तो देयरफॉर मैं इसको बोलूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, मिनिमम क्यों लिखा, मैक्सिमम क्यों नहीं लिखा। अरे लिखा है v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब v की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। अब इसका हमारे जो हम लोगों ने टॉपिक देखा इसके साथ क्या कनेक्शन है। जो गाड़ी मौत का कुआं में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका स्पीड इस वैल्यू से कम हो गया तो वो गाड़ी अब ऐसा नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा। तो कम से कम इतना स्पीड रहा तो ही हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, नहीं तो वो जो गाड़ी है वो धीरे धीरे करके सीधा जाएगा नीचे। और आपने देखा होगा शायद, जब उन लोगों को अपना स्टंट रोकना होता है तो वो अपना स्पीड धीरे धीरे कम करते हैं और ऐसा करते 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 वो नीचे गाड़ी लेके जाते हैं। राइट, गुड, क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा केस था। वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं। पहले तो बताना पड़ेगा आपको कि ये होता क्या है। ये एक सिलेंडर जैसा दिखता है, इसके लिए मैंने बोल दिया इट इज सिलेंड्रिकल वॉल of some radius r inside which a vehicle performs horizontal circular motion। यहाँ तक हो गया। इसके बाद किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे गाड़ी कहीं तो होगा ना, तो एक जगह ले लिया जहाँ पे गाड़ी है। इसमें कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 3, mg, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। mg को किसने बैलेंस किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने। तो Fs इक्वल टू मिल गया आपको mg। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सेंटर की तरफ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और हमने 11th स्टैंडर्ड में फ्रिक्शन टॉपिक में देखा था कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है म्यू टाइम्स ऑफ n। हमारे लिए Fs का वैल्यू है mg और n का वैल्यू है mv स्क्वायर बाय r। m और m हो गया कैंसल, तो हमको मिल गया आर जी बाय म्यू एस लेस देन और इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस। मतलब v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। मतलब v का मिनिमम वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। इस पे सीईटी में भी क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। चलो अभी फॉर्मूला याद रखो। सीईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ एक डिफरेंस था, यहाँ पे v पूछा है। v ये लीनियर स्पीड होता है कि एंगुलर स्पीड होता है। मैंने चैप्टर स्टार्ट करते पहले दिन ही बताया था लीनियर और एंगुलर का डिफरेंस। तो v लीनियर है, एंगुलर में क्या बोलते हो, ओमेगा, क्या बोलते हो उसको। तो वहां पे ओमेगा पूछा था, तो ओमेगा कैसे करोगे, व्हाट इज v, r ओमेगा, याद है क्या, याद है, मैंने बताया था 2 दिन पहले। v इक्वल टू, हाँ, तो v मिनिमम है तो ओमेगा भी क्या होगा, मिनिमम होगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। तो ओमेगा मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। ये r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे, और जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। फिर ये एक r और ये एक r। तो ओमेगा फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट ऑफ g अपॉन म्यू एस इंटू आर।
करेक्ट, राइट। ये नोट्स में नहीं लिख के दिया है मैंने, क्योंकि ये हम लोग सीईटी के क्वेश्चन के टाइम करने ही वाले थे। सिर्फ याद रखना, ऐसा तुम कर सकते हो। गुड। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, कोनिकल पेंडुलम। अगला टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? सिर्फ पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम तो सुना था, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? देखो, पेंडुलम मतलब, पेंडुलम देखा भी होगा आपने। ये हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम में क्या है? एक स्ट्रिंग है, रस्सी, और नीचे क्या है? एक मास है, जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं, बॉब। पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में हम लोग इस बॉब को डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं। तो पेंडुलम क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन, है ना? बराबर, करेक्ट। देन अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम लोग ऐसा करेंगे, ये जो बॉब था इसको डिस्प्लेस किया, इसको छोड़ा नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का दे दिया। पहले क्या किया था? इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा था? ऑसिलेशन। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसको डिस्प्लेस करता हूं और इसको रिलीज नहीं करता, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर देता हूं, राइट, तो उस केस में पता है ये क्या करने वाला है? क्या कर रहा है ये बॉब? क्या कर रहा है बॉब? सर्कुलर मोशन। कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल, राइट, करेक्ट, राइट। लेकिन अगर तुम रस्सी को देखोगे, स्ट्रिंग को देखोगे, तो स्ट्रिंग का क्या शेप बन रहा है? कोन जैसा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन हमने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर दिया, सच दैट जो बॉब था इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड द वायर, द स्ट्रिंग ट्रेसेस अ कोन, डिस्क्राइब्स अ कोन। तो अब पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। चलो डायग्राम पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है। अब रिजिड सपोर्ट मतलब ये जो कोनिकल पेंडुलम था उसको कहीं तो बांधोगे ना, तो मान लो ऊपर सीलिंग पे बांध दिया, तो ये रिजिड सपोर्ट आ गया, जहां से हमने उसको टाई कर दिया है। पेंडुलम का जो वायर है वो यहां से हमने टाई कर दिया। इसके नीचे था बॉब। फिर हमने इस बॉब को डिस्प्लेस किया, यहां पे लाया, और उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि छोड़ देता तो ऐसा होता। तो इसको हमने छोड़ा नहीं, छोड़ने की जगह पे क्या कर दिया? धक्का दे दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैंने इसको पुश कर दिया, तो ये जो बॉब है ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। कौन सा? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हाँ, अभी क्यों हॉरिजॉन्टल बोलना जरूरी है मैं बताता हूँ। आप लोग एप्लीकेशन किसके देख रहे हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के? तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो ये पता होना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसा है कि ये जो बॉब है इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और जो ये वायर था, स्ट्रिंग था, ये एक कोन जैसा कुछ शेप बनाएगा, राइट। अब पहले तो हमको बताना पड़ेगा कि कोनिकल पेंडुलम क्या है। तो बताओ कोनिकल पेंडुलम क्या है? इट इज अ सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन इट इज अ सिंपल पेंडुलम which is given a motion such that its bob performs horizontal circular motion and its string describes a cone. क्लियर यहां तक? करेक्ट। अब देखो ऐसा है ना, अभी तक कम से कम मेरे करियर में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को समझ में सब आ जाता है, लेकिन लिखने को वो तो आता नहीं है। एग्जाम में लिखते क्या लिखे याद नहीं आ रहा, होता है ना ऐसा। तो याद करते क्यों? याद करना ही नहीं होता। समझ में आ गया कोनिकल पेंडुलम क्या है? बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ।
तुमको जब एग्जाम में लिखना है और एग्जामिनर को चेक भी करना है, तो तुम अगर ढंग से लिखोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि प्रॉपर लिखा हुआ है। तो तुमने बता दिया ना कोनिकल पेंडुलम क्या है, डायग्राम ड्रॉ कर दिया ना। अब एक काम करना, इसमें जितने भी पैरामीटर है उसका लिस्ट बना के छोड़ देना। लेट अभी क्या क्या पैरामीटर है, बहुत सारे पैरामीटर है। जैसे बॉब है, बॉब का क्या होगा, मास, उसको क्या बोल दूंगा, एम। तो लेट एम इज द मास ऑफ बॉब, राइट। उसके बाद और क्या है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो बॉब घूम रहा है। और कौन सा मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें स्पीड क्या होता है, सेम। तो v इज द स्पीड ऑफ बॉब। उसके बाद ये जो सर्कल है इसका कोई रेडियस होगा कि नहीं होगा, हाँ, तो r इज रेडियस ऑफ सर्कल। करेक्ट। यहां पे रस्सी है, रस्सी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन होता है कि नहीं, टेंशन पता ना, टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स। तो जहां पे भी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग रस्सी होगा, वहां पे टेंशन फोर्स होगा। और टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब तुमने रस्सी को कहां बांधा, उस डायरेक्शन में। तो तुमने कहां बांधा, एस पे। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो यहां पे होगा, टी। तो ये आ गया टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। करेक्ट। अब ये जो बॉब है, ये एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा, आपको पता है एक राउंड कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन सर्कल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अभी मैंने टी तो टेंशन के लिए यूज कर लिया, तो टाइम पीरियड का टी तो यूज कर नहीं सकता, तो मैं एक काम करता हूं, उसको T1 बोल देता हूं। क्या बोल दिया मैंने, T1। तो T1 आ गया टाइम पीरियड, राइट। और यहां पे एक एंगल बना है, दिख रहा है एंगल थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सेमी वर्टिकल एंगल। करेक्ट। अब जब तक मैंने बॉब को डिस्प्लेस नहीं किया था, मतलब जब तक मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस नहीं किया, तो ये उसका हाइट था, है ना। मतलब मेरे पास पेंडुलम है, मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस नहीं किया, बस ऐसा पकड़ के रख दिया, तो ये उसका क्या हो जाएगा, हाइट। इसको बोलते हैं एक्सियल हाइट। क्या बोलते हैं इसको, तो ये h, ये जो h है ये बन जाएगा एक्सियल हाइट। एक्सियल हाइट, ठीक। यहां से यहां तक इसको बोलेंगे लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, लेंथ। इसको मैं L बोल देता हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर, करेक्ट। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, कुछ रह गया तो बाद में लिख लेंगे, तो ऐसा पूरा लिस्ट बन गया। आप क्लियर, बराबर। ये जो बॉब है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। कौन सा, हॉरिजॉन्टल। तो किसी एक टाइम पे वो यहां पे आया होगा वापस से, है ना, बी पे आया। तो एट पोजीशन बी, मतलब एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एट एनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन, इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो एट एनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन, at any displaced position the forces acting are तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक कौन सा फोर्स है, टेंशन। वेरी गुड। इस बॉब का मास था क्या, मास था, मास हो तो क्या होता है, वेट। वेट क्या होता है, हाँ, तो यहां पे वेट भी होगा mg। तो यहां पे आ गया वेट mg। तो कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक है वेट mg और एक है टेंशन। तो वेट mg, और वेट mg का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और टेंशन का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको पता है वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा टेंशन T टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बराबर। अब एक काम करेंगे, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। क्यों,
करस्पॉन्डिंग हर बार थोड़ी करस्पॉन्डिंग होता है, अल्टरनेट एंगल है, दिख नहीं रहा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट है ना। हाँ, तो फिर ये जो टेंशन टी था इसका ये कंपोनेंट कौन है, ये टेंशन टी था इसका ये कंपोनेंट कौन है, कॉस। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और फिर ये वाला कंपोनेंट कौन हो जाएगा, टी साइन थीटा। वेरी गुड। तो जो टेंशन टी है इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। टेंशन टी कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन से दो, टी कॉस थीटा, और ये जो टी कॉस थीटा है ये क्या काम कर रहा है, डायग्राम देख के बताओ, बैलेंसेस एम जी। वेरी गुड। तो टी कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी, मतलब तुमको पहला इक्वेशन मिल गया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। टी साइन थीटा, मोशन कौन सा है, सर्कुलर, कौन सा फोर्स चाहिए होता है, तो कहां से आ रहा है, टी साइन थीटा। वेरी गुड। तो टी साइन थीटा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन 2 मैंने फिर क्या बताया था, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो है क्या डिफिकल्ट है ये, नहीं। तो यही चीज है, इट इज ऑल इजी, इट इज जस्ट द पर्सपेक्टिव। तुम कौन से, क्या होता है ना, सबसे पहले लोग डरा देते हैं तुमको, फिजिक्स डिफिकल्ट, फिजिक्स डिफिकल्ट। पहले तो आपका 11 पूरा खराब कर देंगे डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोल के, पहले डरे हो, फिर ऊपर से 12 का पहला चैप्टर उठा लिया, इतने सारे डायग्राम है, बाप रे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं है, सिंपल है, बट ये चीज़ तुमको हर दिन रिवाइज करनी पड़ेगी। जैसे तुमने रिवाइज किया, बुक बंद करो और खुद से जो जो याद आ रहा है लिखने की कोशिश करो। 7 दिन के अंदर यू विल बिकम एक्सपर्ट। और देखो कितना अच्छा दिख रहा है, सब प्रॉपर है ऐसा, तो जब एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर को भी ईजी होता है चेक करना, क्योंकि यू शुड नो बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। और तुम कुछ सोचो ना, सोचो कि तुम मान लो कि तुम एक टीचर हो, तुमको कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो फ्लो क्या होना चाहिए, कॉनिकल पेंडुलम नाम लिख दिया, तो पहले बताना पड़ेगा ना कॉनिकल पेंडुलम क्या है, फिर डायग्राम ड्रॉ कर दिया, फिर डायग्राम में दिख गया क्या क्या पैरामीटर है, सब लिख दिए। उसके बाद फोर्सेस दिख रहे हैं, कौन सा फोर्स क्या काम कर रहा है वो भी दिख रहा है, तो वो लिख दिया सिस्टमेटिकली, हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको इस टॉपिक में क्या क्या फाइंड करना है। फिजिक्स का हर एक टॉपिक जहां पे डेरिवेशन है, डिराइव कब करते हो, जब कुछ फाइंड करना होगा तो करोगे ना। तो अब ये भी चीज याद रखना, जब तुम पहली बार कोई टॉपिक रीड करते हो और पहले रीडिंग में तुमको समझ में आएगा 100%, ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर। लेकिन कम से कम पहले रीडिंग के बाद ये समझ में आ जाता है कि इस पूरे डेरिवेशन में हमने टाइम पीरियड डिराइव किया, इस पूरे डेरिवेशन में हमने v की वैल्यू फाइंड की, इस पूरे डेरिवेशन में हमने टेंशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो हर एक टॉपिक के बाद कम से कम तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको इस टॉपिक में करना क्या क्या है। तो इस टॉपिक में तुमको क्या क्या करना है पता है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, और टेंशन फाइंड करना है। क्या करना है, टाइम पीरियड, स्पीड और टेंशन। उसमें से स्पीड का तो काम इधर ही हो जाएगा। आप देखो 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 टी साइन थीटा, इक्वेशन 1 क्या था, टी कॉस थीटा, इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। एम एम गया, टी टी भी गया, साइन बाय कॉस क्या आ गया, tan थीटा, इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय, देखा हुआ लगता है, कहाँ देखा हुआ लगता है, हाँ, अरे नोट्स में नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड, अच्छा रोड्स, ओके, बैंकिंग ऑफ रोड, सेम फॉर्मूला है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, बैंकिंग ऑफ रोड में भी जब टर्न आया तो गाड़ी कौन सा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, हॉरिजॉन्टल, ऐसे था ना। अगर कंफ्यूजन हो तो आंखें बंद करके खुद को इमेजिन कर लो, हम हाईवे पे जा रहे हैं, टर्न आया, तो टर्न मतलब तुम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे, कौन सा करोगे, हॉरिजॉन्टल। कैसा, ऊपर जाओगे गाड़ी को लेके, है ना, हवा में गए,
नहीं होता ना वैसा, रास्ते पे रहते हो ना, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहते हो ना, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, जब जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात होगी लगभग फॉर्मूला सेम ही बन रहा है, किसका, स्पीड का। सिर्फ सिर्फ डिफरेंस ये है, वहां पे भी गाड़ी का स्पीड है, यहाँ पे भी बॉब का स्पीड है। वहां पे रेडियस आर, ये जो रोड तुमने बनाया था उसका रेडियस है, यहाँ पे रेडियस आर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का रेडियस है। वहां पे थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग था, यहाँ पे जो थीटा है, मतलब जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, वो थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। बाकी फॉर्मूला है सेम, बना ना सेम, यस। अब यहां से तुमको v मिल जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, तो तुमको मिल गया v का इक्वेशन। v होता है लीनियर स्पीड। अब क्योंकि गाड़ी, ये जो पेंडुलम है इसका मोशन कौन सा है, एंगुलर, तो कभी कभी आपको लीनियर स्पीड नहीं पूछते, आपको क्या पूछते हैं, एंगुलर स्पीड, मतलब कौन, ओमेगा, तो ओमेगा भी फाइंड कर लो फिर। अब ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा, तो ये जो v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर में मैं क्या डालूंगा, आर ओमेगा, तो पुट v इक्वल टू आर ओमेगा इन इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर, इन इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। वेरी गुड, कैंसल और कैंसल। डायग्राम पे जाते हैं वापस से। व्हाट इज टैन थीटा, विच साइड अपॉन विच साइड, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा का अपोजिट कौन है, आर, एडजेसेंट कौन है, तो टैन थीटा क्या है, आर बाई एच, तो बट tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एच, तो आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी tan थीटा, मतलब आर बाई एच, आर आर वापस से हो गया कैंसल, तो क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एच, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एच, मिल गया आपको एंगुलर स्पीड, मिल गया। और क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड, क्या फाइंड करना था, तो अभी टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। अभी टाइम पीरियड फाइंड करने के दो मेथड्स है, एक जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, नोट्स में दिया है, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा लेंदी है, और दूसरा शॉर्टकट है, मैं दोनों बता दूंगा आपको। मैंने जानबूझ के नोट्स में एक ही रखा, क्योंकि दूसरा मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि तुम खुद जब पढ़ोगे तब तुम ये भी सोचोगे कि दूसरा कोई मेथड हो सकता है क्या स्टेप्स को कम करने के लिए, तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। चलो ये बताओ, व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, और हमने टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया था, T1 से, तो T1 से। और एक चक्कर में, एक राउंड में ये जो बॉब था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर सरकमफरेंस, एक राउंड में कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर, वेरी गुड, सरकमफरेंस, तो यहां पे लिख लेंगे 2 पाई आर, और स्पीड तो v है ना, वो तो हमने अभी देखा, अभी डिराइव किया ना डिराइव, ओके, तो T1 इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v क्या आया, आर जी टैन थीटा, वेरी गुड। तो एक काम करो आप, T1 इक्वल टू 2 पाई, ये जो r है इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओ, कैसे जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर होके, है ना, तो ये जो r था न्यूमरेटर में, इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया, r स्क्वायर करके, नीचे क्या बच गया, आर जी टैन थीटा, वेरी गुड, कैंसल और कैंसल हो गया। डायग्राम देख के बताओ, जैसे तुमने पहले बताया था, तुमने क्या बताया था, tan थीटा इक्वल टू आर बाई एच, अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, टी नहीं है, लेंथ है, लेंथ एल, टी तो फोर्थ है,
ये तीनों साइड डिस्टेंस होने चाहिए, आर भी डिस्टेंस, एच भी डिस्टेंस और एल भी डिस्टेंस, राइट। तो हाइपोटेन्यूज कौन है? लेंथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अपोजिट साइड मतलब आर अपॉन, तो यहां से तुमको आर क्या मिल जाएगा? एल साइन थीटा। वेरी गुड। तो बट साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा अपॉन जी टैन थीटा। व्हाट इज टैन थीटा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया कैंसल, तो T1 इक्वल टू 2 पाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो L cos थीटा बाय जी हो गया, करेक्ट, गुड। अब तो ये आ गया इक्वेशन हमारा टाइम पीरियड का। लेकिन अब थोड़ा सा इसको साइड में रखो, अब थोड़ा सा आपको मैथ्स पता होना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा ये, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा, सुना है क्या? सुना है, बहुत जगह पे यूज ही किया है आपने इसको। फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल की वैल्यू स्मॉल हो तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? थीटा। और कॉस थीटा की कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो अगर मेरे पास जो सेमी वर्टिकल एंगल था उसकी वैल्यू छोटी हो, कम हो, बहुत स्मॉल हो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, करेक्ट, बराबर। और ये इक्वेशन तुमने 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में डिराइव कर लिया। कहाँ पे? डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन, याद है? टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। नहीं याद होगा तो घर पे जाना, 11th के नोट्स उठाना, टेक्स्ट बुक उठाना, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस नाम का टॉपिक होगा, पहला ही चैप्टर। उसमें डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में दूसरा एप्लीकेशन होगा, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें हमने देखा था कि अगर हमको ये सारे फॉर्मूला डिराइव डायरेक्टली करते नहीं आ रहे तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके भी करेंगे, और उसमें हमने यही इक्वेशन डिराइव किया है। सिर्फ वो सिंपल पेंडुलम के लिए था और ये कोनिकल पेंडुलम के लिए है। तो हमको मिल गया टाइम पीरियड, मिल गया। तो स्टेप्स क्या किए हमने? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो? टाइम पीरियड। किसे डिनोट करोगे? T1 से। और एक राउंड में डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन वी, लेकिन वी क्या था? अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, क्लियर। फिर हमने आर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके गए, आर स्क्वायर करके आर आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा होता है आर बाई एल, तो आर हो गया एल साइन थीटा। टैन थीटा को लिख लिया तुमने साइन अपॉन कॉस, साइन साइन कैंसल, यहाँ तक आ गए, गुड। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है जो बहुत सिंपल है, तो अल्टरनेट मेथड भी है इसका, बहुत ही सिंपल है। तुमने 11th स्टैंडर्ड में ही एक फॉर्मूला डिराइव किया था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। एन क्या होता है? एन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो एन होता है ना, एन, ये 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, बराबर। तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा, वेरी गुड। तो तुमने ओमेगा फाइंड किया कि नहीं किया? ओमेगा किया कि नहीं फाइंड? क्या है? अंडर रूट ऑफ जी बाय एच। तो मैं ये एच को ऊपर लेके जाता हूं, तो अंडर रूट ऑफ एच बाय जी। तुमने यहां पे टैन थीटा निकाल लिया, तुमने साइन थीटा निकाल लिया, बेचारा कौन रह गया? बेचारा कॉस थीटा। बताओ कौन है ये? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट कौन है? एच। हाइपोटेन्यूज कौन है? एल। तो एच क्या आएगा? एच क्या आएगा? एल कॉस थीटा आएगा, ओके। तो T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय, देखो 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 देखो, सेम है। तो इतने सारे स्टेप्स करने की जगह पे वैसा भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए ये पता होना चाहिए, और इसके लिए 11वीं याद होना चाहिए, जो अभी 6 महीने के अंदर ही तुमने किया है। 6 महीने, नॉट 6 साल। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो जहाँ जहाँ 11th रिक्वायर्ड है मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि जैसे 11th में तुमने ये सीखा था, फिर यहाँ से वो डायरेक्टली आ जाएगा।
ओके गुड, बराबर। अब एक लास्ट चीज रह गई, मैंने आपको बोला क्या क्या चाहिए, स्पीड हो गया, लीनियर भी हो गया, एंगुलर भी हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया, क्या रह गया, टेंशन। अब अगेन 11th में कहीं तो हम कुछ एक डिराइव कर रहे थे, तब मैंने तुमको बोला था कि एक चीज याद रखना, जहां पे दो इक्वेशन बने, एक में साइन और एक में कॉस हो, तो हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड। तो टेंशन फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड कर लूंगा। तो टेंशन फाइंड करना है अभी हमको, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हम लोग कर लेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 था t cos थीटा, इसको क्या करोगे, स्क्वायर, और 2 में लेफ्ट हैंड साइड था t sin थीटा, स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड था mg और 2 का था mv स्क्वायर बाय r। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर, और मैंने टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है, चलता है ना, बराबर ना, चलेगा ना, पक्का, ओके। इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस, अब देखो थोड़ा सा हम चीजों को शॉर्टकट करेंगे। अब m साथ में कौन है, वी स्क्वायर बाय आर, वेरी गुड, वी स्क्वायर बाय आर। ये वी स्क्वायर दिख रहा है तुमको, वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर, तो मैं अगर r को डिवाइड कर लूं तो जी tan थीटा, राइट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं इधर एक्स्ट्रा लिख देता हूं ये, तो वी स्क्वायर था आर जी tan थीटा, यहां से तुमको मिल गया वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जी tan थीटा। लेकिन tan थीटा क्या था, आर बाय एच था ना, आर बाय एच था ना, आर बाय एच था कि नहीं, हाँ, तो ये क्या आ गया, आर बाय एच, बराबर। तो ये वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर की जगह पे क्या लिखूं मैं, जी आर बाय एच, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक, गुड। ये एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दो। अब टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो मैंने लिखा ही नहीं, 1 हो गया वो। एम जी स्क्वायर और एम जी स्क्वायर दोनों में है, तो क्या करेंगे, कॉमन, तो एम जी का स्क्वायर आ गया कॉमन, पहले टर्म में क्या बचा, 1, दूसरे टर्म में क्या बचा, आर अपॉन एच का स्क्वायर, बराबर। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया तो टी हो गया, एम जी का स्क्वायर क्या बन गया, एम जी, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका रूट 1 प्लस आर बाय एच का स्क्वायर, ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। और अगर तुमको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत, टेंशन मतलब फोर्स, एग्री, टेंशन फोर्स होता है ना, फोर्स क्या होता है, मास इनटू, तो देखो मास इनटू एक्सेशन है ना, m मतलब मास, g मतलब एक्सेशन, ये नंबर है, ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस डायमेंशनलेस मतलब क्या, नंबर। तो r अपॉन h क्या है, नंबर, नंबर का स्क्वायर क्या है, नंबर, नंबर में नंबर ऐड किया तो नंबर, नंबर का रूट लिया तो नंबर, तो ये पूरा क्या है, नंबर। तो m इंटू जी क्या है, फोर्स, तो t क्या आ गया, t क्या आ गया, एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर बाय एच स्क्वायर। डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, सही है, तो करेक्ट है फिर, क्लियर, ठीक। तो फिर आज अभी रुक जाते हैं क्योंकि अगला टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है।